नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का जो बीपीएससी पूर्वालोकन का सीरीज चला रहे थे, उसमें आज तीसरे क्लास का दिन है। मैंने पहली और दूसरी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब सिर्फ पढ़ने का टाइम है। तो आज हम समय नहीं नष्ट करेंगे और आज की क्लास जो है वो तीसरी क्लास है और अब इसमें हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि ये पूरी पुस्तक एग्जाम के पहले पहले हम लोग देख लें और एग्जाम के काफी पहले देख लें ताकि आपको रिवीजन का भी समय मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हो गया है और अब हमें कहाँ पर पढ़ना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने लगभग 82 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब बारी है 83 नंबर की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 83 को। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रियदर्शी। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदसी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। एक मिनट। तो पढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका उत्तर है राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर है, देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया है, आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत, विदेश नीति, धन संचय। तो इसका आंसर ये बता रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो व्याख्या देखेंगे तो हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सप्तांगों में पूछ देता है कि कौन कौन आता है। तो सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो ये आपको याद रखना है सप्तांग सिद्धांत। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत, विदेश नीति, धन संचय, यानी इसमें एक से अधिक होगा, इसलिए ही ई वाला ऑप्शन हुआ है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर है 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो 7 श्रेणियां इस प्रकार हैं, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो हम जो पुराने वाला प्रश्न है उसको देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। तो इसका आंसर होगा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आगे है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयन सी किसने लिखी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको देख लीजिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसकी पहले व्याख्या ही देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो अनाम नाविक लिखा है, तो इसमें उसका नाम नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। व्याख्या। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर होगा वीमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका आंसर है कनिष्क। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडनवल में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर होगा कण्वा कण्व। सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। सुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किस चीज से? हाथी गुम्फा लेख के साथ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल
प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर है गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के परिणाम प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देख लेते हैं, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष भड़ौच था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो सारा होगा, कल्याण भी होगा, ताम्रलिप्ति भी होगा, भड़ोच भी होगा और कैम्बे भी होगा। अगला प्रश्न है कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो इसका आंसर होगा, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी? तो इसका आंसर होगा गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन में सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक, सौनक। तो व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है,
चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर है नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र के ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थीं। अगला प्रश्न है, कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। इसको ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही समय देखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो कुमारगुप्त प्रथम का समय है 415 से 455। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा, सुमात्रा से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो व्याख्या देख लेते हैं। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी होगा ऑप्शन में, बालपुत्र देव, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। तो इसकी व्याख्या है, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल।
खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासन काल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उर्रयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उर्रयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उदयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं, तो इसका आंसर है भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा यौगंधरायण, दूसरा है स्वप्न वासवदत्तम, तीसरा ऊरुभंग, चौथा दूतवाक्य, पांचवा पंचरात्र, छठवां बाल चरित्र, सातवां दूत घटोत्कच, आठवां कर्णभार, नौवां मध्यम व्यायोग, 10वां प्रतिमा नाटक, 11 अभिषेक नाटक, 12 अविमारक, 13 चारु दत्त। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका आंसर है कालिदास। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीयम जो है वो भारवी की पुस्तक है। किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर है मिलिंद पन्नो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है
ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरुर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है चोल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।